वेरी गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप सभी का ज्ञान से रिसोर्सेज में। मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज जो है हमारा अंतिम दिन है, उनके चलिए सेकेंड लास्ट डे है, जबकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आपके निबंध लेखन और अन्य मुद्दे जो भी हैं ये सॉल्व नहीं हुए हैं अभी, लोग कर चुके हो। कुछ जो अंतिम समय पर बातें हैं उनको अभी मैंने कल 2 दिन से मैं वही काम कर रहा हूँ। अभी छुट्टी है एक दो लोगों को, तो मैं आज 8-9 बजे सभी से बात कर, जिनकी भी कुछ को कराना चाह रहे हैं यहाँ पर। फिर आइए हम लोग बात करते हैं आज क्लास में। पहले तो हम दिखाएंगे आपको कि कुछ डेटा है ना, उस डेटा को आपको यूज़ कैसे करना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप निबंध को ना, और इस बार हमने सब टॉपिक पर कुछ कुछ हम दिया करते थे, लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि लगभग हर टॉपिक पर आपको एक तो इकोनॉमिक सर्वे का 15-16 डेटा है, वो आप लोग देख लेंगे, और 15 डेटा जो है नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट्स हुए हैं अगले 29, 30, 31 के बीच। ठीक है ना, तो ये बड़ा मुश्किल होता है आपको ढूंढना भी, और क्या कहाँ डालें ये समस्या रहती है ना। तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि सर आप शेयर कर दीजिए, अगर आप बना देंगे तो मैं कल तो पूरा दिन जो है ना इकोनॉमिक सर्वे पढ़ता रहा। इकोनॉमिक सर्वे जो है ना बहुत अच्छा होता है, अगर आप लोग मुख्य परीक्षा ये दे लीजिएगा के बाद एक बार इकोनॉमिक सर्वे सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। हम लोग तो हर साल पढ़ते हैं, अ, लेकिन आप लोगों को ना कम से कम एक बार जो है ना इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ना चाहिए। एक बार ही आप लोग पढ़ लोगे, आपको बहुत आसानी हो जाती है आपके किसी भी एग्जाम में। लेखनी का कोई भी एग्जाम हो ना, वहाँ से 2-4 आंकड़े जो है आप उठा करके यहाँ डाल सकते हो। तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। कोई किसी का माइक ऑन है, थोड़ा सा उसको आप जो है ना कर लीजिए। तो ये हमने 2 पार्ट में इसको किया है ना। इसका यूज़ कैसे करना है पहले वो जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। होती है कि डेटा और दे भी दें तो आप लोग थोड़ा समझ नहीं पाते क्या कहाँ यूज़। इसमें हमने इस बार क्या किया है, आपके 30 से 31 जनवरी, ठीक है ना, ये इस दिन के बीच के ना कुछ फैक्ट हैं। ये देखिए 26 जनवरी हुआ है, मैंने बताया था ना कि एक ऐसा आपको इवेंट ढूंढना होगा जो हालिया हुआ हो। तो 26 जनवरी से लेकर के 26 से 31 के बीच में, ज़्यादातर 29-30 के हैं, और उसका सोर्स भी मैंने दिया है, चाहे तो आप वेरीफाई कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए लिटरेचर में आप पूछ रहे थे ना क्या उदाहरण नया दे देंगे, क्या डेटा दे देंगे, क्या फैक्ट। तो अभी भारत पर्व 2026 जो है लाल किला नई दिल्ली पर 26 से लेकर 31 जनवरी तक आयोजित हो रहा है, ठीक है ना। महोत्सव में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई, है ना। यह राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक चेतना पर आधारित निबंधों में महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जो भी आप लोग राष्ट्रवाद पे लिखोगे या सामाजिक चेतना पर कोई ऐसा लिख रहे हो, वो भी उस पे दोनों में ही आप यूज कर सकते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है कौन सा डेटा, कौन सा फैक्ट जो है, अगर यहाँ पर डेटा नहीं भी मिले, आप जो है कम से कम यहाँ पर उदाहरण तो दे सकते हो ना करंट के, वो आपके लिए ज़रूरी हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे बनारस लिस्ट फेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है 2026, वाराणसी में आयोजित हो रहा है। इसमें मेड इन नेपाल संवाद में भारत ने नेपाल सांस्कृतिक संबंधों और साहित्यिक पर्यटन इस पर बात की है। तो एक लाइन भी आप इसको शेयर कर दोगे ना, ये आपका क्या हो जाता है, आपके साहित्य वाले निबंध को इम्पोर्टेंट बना देता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वही पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, है ना। तो मैं लिस्ट तो पूरी पता नहीं आई है कि नहीं आई है, लिस्ट अभी शायद नहीं आई ना, कि बाद में आती है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हालांकि उतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। तो जो लिस्ट आती है ना उसमें कोई एक दो नाम आप पकड़ और कुछ नहीं, है ना। लेकिन इसमें एक फैक्ट ये है कि जमीनी स्तर के नायक जो होते हैं, ग्रास रूट हीरोज, उन पर विशेष ध्यान दिया गया है ना। तो ये फैक्ट 131 विभूतियों को
पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो सभी पुरस्कार हैं उनको मिला करके, ठीक है ना? तो ये देख सकते हैं आप, तो ये एक आंकड़ा हो जाएगा, इसको आप नोट करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, ठीक है ना? ये पूरी जो है आपको मैं ये पूरी जो आपकी सीरीज़ है ना, वो मैं पूरा आपको दे दूँगा, ठीक है ना? तो सामाजिक क्षेत्र में राइट टू डिस्कनेक्ट, ठीक है ना? राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है कि संसद में निजी जीवन और कार्य में संतुलन बनाने के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट का प्रस्ताव चर्चा में रहा है। सर्वे के अनुसार लगभग 65.4% जो है ना भारतीय इसका समर्थन कर रहे हैं, ठीक है ना? अब ये राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है, आप एक बार सोचिएगा इसको, कि हम जो है सोशल मीडिया मीडिया नहीं, पूरी सोसाइटी से ही डिस्कनेक्ट होने के लिए भी अधिकारों की बात की जा रही है, ठीक है ना? तो ये बड़ा ही अच्छा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है क्या होते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा जो है ना एंग्जायटी डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के भीड़ में रहने के कारण, ठीक है ना? भीड़ में रहने के कारण कि अब बहुत सारी ऐसी जॉब हो गई है ना, आप जो है ना डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते। जैसे हमारी जॉब है, हम टीचर हैं, तो हम क्या डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, 1-2 दिन डिस्कनेक्ट हो जाएँ, तो बहुत सारी समस्याएँ आ जाती हैं। उसी प्रकार से जो संसद के लोग हैं, संसद में हैं या अन्य लोग हैं, जो डिस्कनेक्ट अभी कोई ना जो अपना आप लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है ना? तो राइट टू डिस्कनेक्ट एक है और नया आधार ऐप आया है, ठीक है ना? ये सारे सोर्सेज़ भी कुछ जो ज़रूरी हैं, वो हमने दे दिए हैं। आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, सोर्स के भी माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है ना? ये जो है आप लोग इस तरीके के आंकड़े दिए गए हैं। सारे आंकड़े तो मैं नहीं पढ़ूँगा, लेकिन कुछ जो ज़रूरी आंकड़े हैं, वो मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना? लखपति दीदी योजना की उपलब्धि क्या है कि 2.5 करोड़ को पार कर गई 2025-26 ये आर्थिक सर्वेक्षण का, है ना? आर्थिक सर्वेक्षण का अलग से भी मैंने डेटा दिया है। पॉलिटिकल में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की गई है। भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में सामरिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की गई। वैश्विक अनिश्चितता के बीच जो है भारत को तटस्थ नीति पर गहन चर्चा हुई। तो भारत जो है इन अभी देखिए ना पोलराइजेशन के दौर में अभी भी तो नाम और इस तरीके के अगर ऐसे आएँगे नॉन अलाइन मूवमेंट आदि से, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर अभी हालिया जो सर्वे हुआ है, 73.9% जनता द्वारा जो है यूसीसी का समर्थन हो गया, ठीक है ना? अब ये जो है कोई मोशन सर्वे है, उसके आधार पर है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक किया है, सही है ये। तो इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? बाकी जो है अन्य जैसे टॉपिक हैं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पे ये लिखोगे आप। लोकपाल और भ्रष्टाचार पे आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बताया गया है? 53.2% नागरिकों का मानना है कि पिछले वर्षों की तुलना में भ्रष्टाचार के स्तर में कमी आई है ना? इकोनॉमिक सर्वे अभी का जो परसों आया है, 29 तारीख। ऐसे ही सेल्फ चार्जिंग सोलर डिवाइस यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने सूरज की रोशनी से सीधे चार्ज होने वाले एनर्जी स्टोरेज डिवाइस विकसित किया है, जो नेट ज़ीरो लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा जो है हमारा 2070 तक है ना, 2070 तक हमें इसे प्राप्त करना है, तो इसको आप जो है नेट ज़ीरो एमिशन जो है हमारा ज़ीरो करना है, तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? आप लोगों को दिख रहा है ना, टैब दिख रहा है ये? तो लिखा हुआ दिख रहा है ना? प्रेज़ेंटेशन दिख रहा है ना? तो ये है। अब उसके बाद एआई आधारित जलवायु कार्रवाई यानी कि भारत में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कॉन्क्लेव जो है 2.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से लड़ने और आपदा प्रबंधन का वैश्विक खाका एक पेश किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है हमारे जो मंत्री हैं विज्ञान वाले। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जीआईआई 2025 में भारत ने एक कोई कुछ बोल रहा है क्या? लंबी छलांग लगाते हुए विश्व में 38वां स्थान प्राप्त किया। 2019 में यह 66वां था। अब ये देखिए ये इंडेक्स अगर आप लोग लिख देते हो, एक बड़ा जो है आपको बेनिफिट मिलेगा और ये आप बता दोगे कि इकोनॉमिक सर्वे अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ के गए होगे ना, तो कोई जो है आपको बहुत ही ज़्यादा जागरूक समझेगा। ठीक है ना? कि अभी इकोनॉमिक सर्वे कब आया है? समझ में आ रही है ये बात मेरी? ये इकोनॉमिक सर्वे जो है ना बहुत 29 को आया है और अगर आप 1 तारीख को, 2 तारीख को एग्ज़ाम दे रहे हो और आप उसमें कहीं पर भी इतना इसका वो कर दे रहे हो का व्याख्या कर दे रहे हो, तो आपको एक अच्छा जो है अंक मिल जाएगा यहाँ। इकोनॉमिक में ये इकोनॉमिक सर्वे का हम अलग से भी देखेंगे, मुद्रास्फीति, पूंजीगत व्यय, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, इसका हम लोग अलग से ही देखेंगे। अभी देखिए इकोनॉमिक सर्वे में ना एक ऑरेंज इकोनॉमी का टर्म आया है, तो जो लोग भी कला, संस्कृति इस क्षेत्र से लिखेंगे, ऑरेंज इकोनॉमी कभी सुना है किसी ने? या कभी ध्यान दिया है?
कल की क्लास में भी मैंने बताया था। ऑरेंज इकोनॉमी जो है आया है, जो क्रिएटिव लोग जो है अपने रचनात्मक फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो है ये टर्म है। इससे भी बहुत ज़्यादा जो है आप लाभ ले सकते हैं किसी भी प्रकार के तथ्य को यहाँ पर लिख करके, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर दूसरा आ जाएँगे आप कृषि में, जो लोग कृषि पर तैयार किए हैं। कृषि विकास दर जो है 5 वर्षों में भारतीय कृषि ने 4.4% की औसत वार्षिक वृद्धि दर की वृद्धि की है। और जिसमें भी आप देखोगे ना, पशुपालन और ये जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है पशुपालन में, और इसमें जो है तेज़ी से हम मत्स्यन में तेज़ी से वृद्धि की है, 6 और 7% है, ठीक है ना? प्याज उत्पादन में भारत नंबर 1 हो गया है। तो एग्रीकल्चर में अगर आप लिखेंगे, कोई भी डेटा आप लिख रहे हैं, तो आप जो है ज्वाइन। तो ये जो है आप प्याज में भारत 1 नंबर पर हो गया, ठीक है ना? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ये आंकड़ा है। आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आंकड़ा है, इसको आप देख सकते हो। एग्री स्टॉक स्टैक जो है पहल है, का आप लिख सकते हो। तो इसमें सब कुछ याद करने के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। मैं बता रहा हूँ, सब लोग अपना जो थीम मैंने बताया था उसको चूज़ करिएगा। थीम कौन-कौन सी है, उस थीम पे संबंधित एक-एक आंकड़ा, है ना? अगर 3 निबंध आपने चूज़ कर रहे हैं, 3 थीम चूज़ कर रहे हैं, यानी मान लीजिए 6 थीम चूज़ कर रहे हैं, तो 6 आंकड़े याद करिएगा। ये आंकड़े उतने ज़रूरी नहीं होते हैं, ठीक है ना? आपको और तीनों निबंध में नहीं लिख देना है, सिर्फ़ 1 या 2 निबंध में लिखना है, ठीक है ना? तीनों निबंध में आप लिखेंगे तो सामने वाला समझ जाता है कि इनका एक ढर्राटा-रटाया ढर्रा है, ठीक है? आपको एक निबंध छोड़ के बाकी 2 में करना है, क्लियर है? फिर ऐसे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स पर जो है, यहाँ पर हमने दिखा दिया, यहाँ पर है आपका, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स पर हैं। अब ये इसको यूज़ कहाँ करेंगे, है ना? ये प्रश्न आपका होना चाहिए ना। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में आप देखोगे तो भारत कनाडा वार्ता हुई है, ब्रिक्स की बात हुई है, अमेरिकी अभिवृजन नीति पर हमारा कुछ बातें हुई हैं। अगर डिजास्टर पर देखोगे आप तो हिमालय परिस्थिति तंत्र पर कुछ बात हुई है, ध्रुवीय भंवर एक पोलर वर्टेक्स एक नया टर्म है, पर आप लिख सकते हो, और साथ ही क्लाइमेट इम्पैक्ट चेंज पर भी बातें हुई हैं। ये जो है ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे, जैसे नेशनल डेवलपमेंट आदि स्कीम अगर आदि पर किसने तैयार किया हो, तो उसमें जो है प्रोजेक्ट एसीएस अर्जुन, जल जीवन मिशन और स्थापित माल गलियारा जो है, ये कुछ 3 फैक्ट हैं जिसके बारे में आप लिख, जैसे जल जीवन मिशन में दिसंबर 2025 तक जो है 80% ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध करा दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 का ये आंकड़ा है। समर्पित माल गलियारा जो है, जिसको हम डीईएफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसको बोलते हैं, लगभग 96.4% कार्य पूरा हो चुका है। लॉजिस्टिक लागत में भारी कमी आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये है, जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हमारा कौन सा जो है जिला शामिल है, पता है आप लोगों को? ये सब चीज़ें मान लीजिए नहीं भी पता है तो इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं, मैं पूछना भी नहीं चाह रहा था, सब छोड़ दी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे से भी कुछ आंकड़े हैं, एक-एक, 2-2 करके हमने दे दिए हैं। इसमें से आपको जो ज़रूरी हो ना, बस वही नोट करिएगा, और सारे निबंध सारे जो हैं आंकड़े आपको नहीं नोट कर लें, ठीक है ना? इसकी मदद से आपको बहुत सारा लाभ मिल सकता है। अब जो है आप कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो लोग भी, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कुछ जगह, तो आप जो है अगर जो लोग भी इसको देख रहे हैं, इन बाद में ये वीडियो पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं, वो पीडीएफ अगर उन लोगों को चाहिए होगा तो आप हमें पर्सनली मैसेज। सर मैं धर्मेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। जी, जी, मैं जी। कह रहा हूँ सर, ये पीडीएफ मिल जाएगी क्या? हाँ, हाँ, अभी मैं शेयर कर दूँगा। अभी मैं बना ही रहा था, इसलिए मैं अभी शेयर नहीं किया हूँ, जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। ये अभी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है ना? अभी तुरंत मैं शेयर कर दूँगा। इसमें कुछ 1-2 और करेक्शन है, करके मैं भेज देता हूँ। और कुछ पूछना हो तो इस पूछ लीजिए करने आप से लोग। बेहतर होगा कि हम ट्रेडिशनल टॉपिक्स पे निबंध लिख सकते हैं।
किसी भी टॉपिक पे आप लिखोगे, उसमें ये आंकड़े डालने हैं। समझ रहे हैं ना आप? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कौन सा टॉपिक, तो आपने ट्रेडिशनल ही तो आपने तो पहले डिसाइड कर लिया है ना। कोई अभी भी परेशान है, कहाँ डिसाइड नहीं किया है। मैंने तो बहुत पहले ही आपसे बोला है कि आप मैं ये सोच रहा था कि जैसे सर कृषि हुआ, आपदा हुआ, महिला। बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल टॉपिक पर लिखने से बिल्कुल भी मत डरिए, ठीक है ना। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों का मेरे से प्रश्न रहता है कि ये ट्रेडिशनल टॉपिक पर क्या लिखना चाहिए। टॉपिक कोई भी लिखें आप, पैटर्न ये फॉलो करिए। जब तक ये पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे, आप स्कोर नहीं कर पाएंगे अच्छा, ठीक है ना। ऐसे तो कॉमन पैटर्न भी हैं, जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉमन पैटर्न पे भी लिखते हैं। आपको खुद समझ में आता होगा कि अभी जो ज़माना बहुत बदल गया है। पहले नंबर आते थे 2018 से पहले जो है ना, नंबर 17-18 से पहले आ सकते थे। जी वो भी 16 से ही मैं जो जब से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 13 से लिख रहा हूँ निबंध। मैंने पहला जो है ना यूपी में, बिहार में तो नहीं था उस समय पे, लेकिन यूपी में और यूपीएससी में जब भी हम लोगों ने, हमारे स्टूडेंट ने लिखे हैं, सबके नंबर आए हैं। मतलब 2018 से पहले तो यूपीएससी में मान के चलिए कि 2-3 बच्चों के नंबर 168, 180 यहाँ तक आते थे। बाकी लोगों के नंबर ही नहीं आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा ही नहीं आ रहे हैं। तो ये पैटर्न जो है ना, कहीं पर भी फ़ॉलो करोगे आप, वो वहाँ पे नंबर आप अच्छा स्कोर करोगे। यूपी में भी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जब से मैं पढ़ाने लगा, उससे पहले हो सकता है कि भाई मैं डेटा देखता नहीं हूँ या मुझे नहीं जानकारी हो। जब से मैं पढ़ाने लगा तब से ज़्यादा स्कोर होने लगे। मतलब मेरा ही नहीं योगदान है, और बच्चों की सोच का भी हो सकता है कुछ लोग पाते हों। मैं इसका नहीं बोल रहा हूँ। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि इस जी तरीके से, इस पैटर्न पे अगर आप लिखते हो तो ऑर्गेनाइज़ वे में आता है। आपकी क्रिएटिविटी भी आती है। ठीक है ना? ऐसे में बहुत ज़्यादा जी गाइडेंस की सर। ज़रूरत नहीं होती। ऐसे में ऑब्ज़र्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में आप देखोगे ना, कोई भी टीचर जी कुछ सर। भी नहीं बताता है। कहीं भी और भी जॉइन किए होंगे आप लोग, बहुत कम लोग हैं जो जी कुछ भी सर। बताते हैं, है ना? ये देख के सीख लो, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ से ये डाल देना, वहाँ से वो डाल, कैसे करना है। इसकी कमी मुझे महसूस हुई, तभी से मैं पढ़ाने लगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग पढ़ाता हूँ, कुछ ऐसा पढ़ाता हूँ। बच्चों की मदद करने में लोग बिल्कुल भी क्या रहते हैं, एकदम तैयार ही नहीं रहते, चूँकि काम करना पड़ेगा ना। आप देख रहे हो, मैं अभी 2 दिन से आपके लिए आंकड़े इकट्ठा कर रहा हूँ, पूरा इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ गया इसी चक्कर में। हालाँकि मैं पढ़ता हूँ, लेकिन बाद में पढ़ता हूँ, कि मैंने सोचा कि आपकी परीक्षा है, तो आप लोगों के लिए जो है, थोड़ा कुछ और अच्छा दे दें। तो ये देखिए, इकोनॉमिक सर्वे से क्या-क्या डालना है, मैं बता रहा हूँ, और कहाँ डालना है। सबसे बड़ी बात है कि कहाँ डालना है। आप लोग प्रस्तावना में अगर कहीं फिट हो जाए ये आंकड़े, डाल दीजिए 1 आंकड़ा, या जो समस्या समाधान वाला हिस्सा है ना, वहाँ डालिए। और तीसरा जो है आपको पड़ेगा निष्कर्ष में, ठीक है ना? ज़्यादातर मैंने कोशिश की है कि पॉज़िटिव ही जी सर। डेटा दिया है, बहुत कुछ नेगेटिव ऐसा इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना? जैसे कहीं भी आप देखेंगे, जैसे हम लिख लेते हैं साहित्य में, कहाँ से, यहाँ से इकोनॉमी, अब देखिए क्या है कि सॉफ्ट पावर और ऑरेंज इकोनॉमी। अब ये आप इकोनॉमी को साहित्य में कभी जोड़ने का दिमाग में आता है? नहीं आता है लोगों को। ठीक है ना? अब जो है, रचनात्मक अर्थव्यवस्था को भारत की वैश्विक पहचान का नया आधार मिला है। अब रचनात्मक अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसी को मैंने बोला था कि एक नया टर्म आया है, अभी कल ही आया है। एग्ज़ामिनर अगर देखेगा भी ना तो गूगल करेगा, है ना? और वो जब गूगल कर लिया, अगर वो समझ गया, क्योंकि पहली बार में समझ में नहीं आएगा। अगर वो गूगल कर लिया और उसको दिखा अभी आया है ये टर्म, वो सोचिए आपका नंबर कहाँ से कहाँ जाने वाला है। समझ रहे हो ना आप? तो ये आपकी ऑथेंटिसिटी आपकी दिखाएगा कि आप मेहनती हो, ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है, सिर्फ़ यही दिखाता है ये जो चीज़ें होती है ना, ऐसा नहीं है कि वो आपको समझेगा कि बहुत ज्ञानी हो आप, नहीं। ऑब्जर्वेशन कि ये व्यक्ति जो है पढ़ रहा है, कि भी ये इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो हो सकता है पढ़ा ना हो तो किसी की क्लास ज़रूर देखा हो, ठीक है ना? अभी कितने लोग इतना है खलियार कि इस समय क्लास देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे का, नहीं देखेगा ना कोई। खलियार ही अपने आप को समझेगा कि हम जो है वो नहीं है। दूसरा है कि ऑरेंज इकोनॉमी होती क्या है कि जो भी हम आजकल इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी एक हो गई। इन्फ्लुएंसर समझ रहे हैं आप? भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करके, जैसे एक सौरभ जोशी लड़का है, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो क्या टैक्स नहीं दे रहा है क्या? 30% जो भी हम यूट्यूबर हो, कोई भी व्यक्ति हो, टीचर हो, कोई भी हो, वो अपना एटलीस्ट 18% वो टैक्स दे रहा है, 45% वो यूट्यूब को दे रहा है। ध्यान से समझ रहे हो आप ना?
वो अगर 1 लाख रुपए कमाता होगा, तो वो 45 जो है ना हजार वो यूट्यूब को दे रहा है, फिर 55% ये देते हैं यूट्यूब इन क्रिएटर्स को। तो चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, कोई ब्लॉगर हो, चाहे कोई भी हो, तो इसमें कौन-कौन लोग आते हैं? जो रचना कर रहे हैं, यानी कि कवि हो गए, कवियों की आप देखिए हाई डिमांड हो गई। आजकल देख रहे हैं ना, फ़िल्म इंडस्ट्री में अरिजीत सिंह ने क्या किया है? प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है। सुना है किसी ने? भी आप लोग नहीं ध्यान दिए होंगे, तो भी मैं बता रहा हूँ कि अरिजीत सिंह कितना हाँ बड़ा सर, ले सिंगर लिया है। है ना? आप लोगों ने ध्यान दिया जी थोड़ा-सा सर। कि प्लेबैक सिंगिंग जी से सर। इतना जी बड़ा सर। सिंगर क्यों लेगा? क्योंकि स्टेज शो में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि लोग पर्सनल स्टेज शो करा रहे हैं। एक रफ्तार करके कोई सिंगर है, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, कहीं पे आ रहा था, रील्स वगैरह में कहीं था। तो रफ्तार करके एक सिंगर है, कहता है कि भैया अरिजीत सिंह से बड़ा सिंगर कोई है ही नहीं। वो एक तो स्टेज शो करते नहीं हैं, ठीक है ना? तो पर्सनल बर्थडे पार्टी हो गई, आपको विश्वास नहीं होगा बर्थडे पार्टी में लोग दे रहे हैं 50 लाख, 40 लाख, इन सब सेलिब्रिटी जिनके पास है वो खर्च कर रहे हैं। अंबानी जी का आपने देखा है कि किसको-किसको उन्होंने बुलाया था। तो अगर किसी के पास पैसा है 100-200 करोड़ और वो उसका शौक है कि वो अरिजीत सिंह का, नेहा कक्कड़ को, इनको बुला करके अपने पर्सनल पार्टी में डांस करवाए, तो वो 20 लाख रुपए देगा तो कोई भी सिंगर जाके 15 मिनट 1 घंटे गाना गा लेगा। हालाँकि ये जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे एक है वो दिलजीत दोसांझ, ठीक है ना? उसके बहुत बड़ा सिंगर है। तब आप लोग पता नहीं ज़्यादा जान रहे हो कि नहीं, जेन हो, जान ही रहे हो। जानते हैं सर। ठीक है ना? दिलजीत दोसांझ, ठीक है ना? ये मतलब इसके इसके स्टेज शो की कॉस्ट जो है ना 50-50, 100-100 करोड़ रुपए हैं, विदेशों में। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इसके टिकट बिक जाते हैं 200-300 करोड़ के। तो अब क्या है कि ये सब क्रिएटिव, ये सभी, तो इसमें कौन-कौन आते हैं? साहित्यकार भी आते हैं। नीलोत्पल मृणाल हमारे साथ के एक साहित्यकार हैं, शायद जानते हो आप लोग। उनकी एक नई पुस्तक आई है, विकसित भारत या कुछ ऐसा है ना? हाँ सर, जानते हैं, विश्व गुरु। हाँ, विश्व गुरु, ऐसे कुछ करके, ठीक है ना? उनकी वो हम लोगों के साथ ही तैयारी वो करते थे। तो अभी देखिए उन्होंने खुद एक यूट्यूब पे, अभी तो सबसे कट गया ना, उनका कुछ कंट्रोवर्सी हो गया था बीच में, गर्लफ्रेंड को लेकर के बिहार में ही केस-वेस कर दिया, किसी डिप्टी एसपी से शादी कर ली, है उस पे जाएँगे। लेकिन अभी उनका मैं कहीं देख रहा था कि यूट्यूब चैनल पे नीलोत्पल मृणाल बता रहे हैं कि हम लाखों में कमा रहे हैं। जबकि मतलब ये करोड़ों में भी आँकड़ा जा सकता है। केवल रॉयल्टी से। रॉयल्टी कितनी मिलती है आप लोगों को पता है? 2 से 10%। किसी भी क्रिएटर को रॉयल्टी जो बुक वाला देता है वो 2 से 10%, ताकि डिपेंड करता है कितनी आपकी बिक रही है वो, जो इसका होता है। तो ऑरेंज इकोनॉमी आप समझ में आ गया, यही है जो कविता लिख रहा है, गाने लिख रहा है, आप जो है कोई क्रिएटिव कोई भी काम कर रहा है। तो ये एक ऑरेंज इकोनॉमी एक नया जो है, तो क्या नीलोत्पल मृणाल जो है वो टैक्स नहीं देते होंगे? देते होंगे ना? 18% जो है आपका सर्विस टैक्स तो जाता ही जाता है सभी का। तो ये एक बड़ा इश्यू है। भारत का सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग जो है, वह 1.5% योगदान दे रहा है जीडीपी में। यही मैं बता रहा हूँ। संगीत और डिजिटल सामग्री के क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि जो है 12%। तो बजट या इकोनॉमिक सर्वे क्यों पढ़ना चाहिए? आपको अगर फ्यूचर बनाना है, कोई बिज़नेस करना है। अभी एआई के लिए एक अलग चैप्टर दे दिया गया है। पर जो है 16 चैप्टर हैं, जिसमें से एक एआई के, पिछली बार 2 सेगमेंट में बात की गई थी एआई की। अब इस बार एआई डेडिकेटेड ही एक चैप्टर हो गया है। आप समझिए, ये सब चीज़ें अगर आप थोड़ा-थोड़ा लिखते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसको आपको याद ही करना है। पढ़ लीजिए एक बार, याद आ जाए ठीक है, नहीं आ जाए तो एक डेटा तो याद आएगा ना ऐसा। कि हाल ही में कल ही लिख दीजिएगा, अभी 29 तारीख को इस तरीके से कुछ लिख करके, ये 3 जगह अभी किसी को समझ में आ नहीं आ रहा है क्या कि कहाँ लिखेंगे इसको? जैसा कि मैंने बताया। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसा लग रहा है कि कहाँ लिखेंगे समझ में नहीं आ रहा। तो पूछ लीजिए, हो सकता है बहुत सारे लोग हैं नहीं समझ में आ रहा हो। वैसे ही गरीबी हेलो। का। सर एक बार और हाँ एक्सप्लेन सर। कर दीजिए सर। सर मैं ये बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ सर, जैसे आप बताए हैं इसमें से अगर ये तो डेटा हो गया, जैसे हाल में ही अगर 1-2 दिन पहले का न्यूज हो, भाई न्यूज़ भी है इसमें। और इसमें सर न्यूज़ भी उससे है। हम वही बता रहे हैं, जैसे 1-2 दिन पहले का, अगर जैसे मान लीजिए आज का हो गया, कल का हो गया, हुँ, मतलब हुँ, 25 के बाद का, हुँ, और हम उस पे अगर ठीक ठाक न्यूज है वो, और हमारे किसी विषय से जो आने वाला है ऐसे में उससे रिलेटेड है, हुँ। तो प्रस्तावना ही बना सकते हैं ना उससे। भावना बनाना थोड़ा-सा रिस्की होगा कि बना पाएँगे कि नहीं। है ना? ये
देखिए प्रस्तावना पे मैं नहीं बोलूँगा। प्रस्तावना में क्या होता है ना कि जब आप वहाँ जाके बनाने लगोगे, तो टाइम टेकिंग होता है। सही ना बने नहीं, जैसे अभी अभी ही सोच के जाएँगे ना, हाँ, अभी से कर हम जाइए आपसे ठीक है, वहाँ एग्ज़ाम में हम नहीं करना आपसे है। जैसे अभी अभी अगर अब आप मैंने मान लीजिए कोई 2-3 न्यूज़ चुन ली, ठीक है? लेकिन मान वहाँ पर लीजिए जानते हैं कोई क्या समस्या आएगी? आप डेट हाँ, लिखेंगे ना, तो वो थोड़ा ऑड लगता है। कभी कल परसों ऐसा करेंगे तो समझ में नहीं आएगा या आप लिखेंगे तो वो बनावटी लगेगा। आप उसको कहानी दे दीजिए, ठीक है ना? फिर वहाँ अच्छा, आप ये अच्छा। नहीं दर्शा पाएँगे कि कल या ऐसा कुछ, है ना? अच्छा, मैं आपको अलग से मैसेज करूँगा, तो थोड़ा हाँ, आप बताइएगा। लोग लिख के ना जिसको भी कोई समस्या हो, जैसे अभी उत्कर्ष जी का हुँ। और एक है कमांडो बैच के कई लोग हैं, 3-4 लोगों की कॉपी भी नहीं चेक कर पाया मैं। तो लास्ट टाइम पे बोली थी, तो वो मैं आज बात करके ना 9 बजे से 8-9 बजे से आपसे फिर से बात कर लूँगा और बता दूँगा अगर कोई ब्लंडर होगा, कमी होगी। हालाँकि सबकी कॉपी मैं कई बार चेक कर चुका हूँ, तो उसमें अगर फिर भी कोई किसी को लगता है कि और भी चेक कराने की ज़रूरत है, तो आप एक बार 8-9 बजे आप हमें फ़ोन करिएगा, मैं देख के तुरंत-तुरंत बता दूँगा, ठीक है ना? और कोई कुछ पूछ रहा था? सर सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी, जी। कि जैसे सर ट्रेड वॉर इस समय सर बहुत ज्यादा हॉट रिलेवेंट टॉपिक है, तो सर अगर नहीं, इस नहीं, पर कुछ आपकी तरफ से हो आप तो सर ध्यान से अगर प्रोवाइड समझिए, हो सकता है क्या? आप ध्यान से सम जी कमीशन कभी है ना, एकदम करंट वाला टॉपिक 1 साल वाला भी नहीं, जी सर। मतलब बहुत रेयर है। आप पेपर उठा के देखे होंगे ना, ऐसा कोई टॉपिक दिखा है आपको? जी तो हम पैटर्न पे जैसे मैंने बताया ना कि टॉपिक पे मत जाइए, अगर पूछ देता है इन केस मान लीजिए पूछ तो ट्रेड वार पे जी सर। आपको चाहिए तो मैं अभी आपको है हमारे पास कुछ डेटा जैसे हम जितने भी आप सोच सकते हैं टॉपिक ना सब पे हमारे मेंस के क्वेश्चन, ठीक है ना? मेंस के जी क्वेश्चन हम 1 महीने से लगभग बना रहे हैं, बन गए हैं आज पूरा। तो मेंस के तो लगभग सर अगर हाँ, हाँ, मिल उसको जाएगा, मिल जाएगा, उस पे मिल प्रोवाइड जाएगा, करवा दीजिएगा सर, तो मिल जाएगा थोड़ा सा ट्रेड अगर हम नॉलेज में डाल लेंगे, अगर एक्चुअली ये आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अगर देखिए ये निबंध लिखा भी गया है, मैंने शायद ग्रुप में डाला था। जी सर। ये निबंध ट्रेड वार वाला जी एक बार और हुआ था, चीन से भारत का जो विवाद हुआ था, ट्रेड को लेकर के। जी जी ट्रेड वार में देखिए क्या-क्या लिखना होता है, अगर मान लीजिए आ ही जाए, क्या लिखोगे? आप शुरू करेंगे ना पुलवामा अटैक से, अब कहेंगे जी हुँ, पुलवामा अटैक हुआ था प्रतिबंध इतनी बार पाकिस्तान से इतने युद्ध हुआ है ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है? अब वहीं से आप पूरी जो है ना ट्रेड वार और ट्रेड के बारे में आप शुरू कर सकते हैं। ट्रेड वार में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एक तो आपको डब्ल्यूटीओ को जान लेना चाहिए, डब्ल्यूटीओ क्या कुछ है। दूसरा है कि आप जो है कुछ कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा सीता ना ट्रेड है ना, मोस्ट जी फेवर्ड जी नेशन जानना चाहिए, ट्रेड टैरिफ क्या होता है ये जान और भी 2-3 चीज़ें हैं वो आप जान लोगे, बाकी हम दे देते हैं। ट्रेड पे जो लिखने का पैटर्न है वो भी हम दे देंगे। अभी जो है ये मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी चलिए और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा है? हाँ सर, मैं ये कह रहा था, ये साहित्य वाला जो ये ऑरेंज इकोनॉमी है, इसको हुँ, कैसे लिखेंगे, कैसे शब्दों में अभी कैसे बताएंगे? इसको या तो देखिए प्रस्तावना में एक डाल सकते हो, है ना? प्रस्तावना में क्या डालोगे? जब किसी कहानी डालोगे जैसे मैंने मान लिया कि होरी की कहानी होरी हमने साहित्य वाले, महिला वाले में, ठीक है? तो हाँ सर। लास्ट में एक डेटा देंगे क्या निबंध प्रस्तावना में कोई बोल रहा था ना प्रस्तावना पूरी लिखने में थोड़ा-सा रिस्की हो जाएगा। आप लास्ट में प्रस्तावना ये डाल सकते हो कि इसी वर्ष के बजट 2025 में एक डेटा आप लोगों को डालना ऑरेंज इकोनॉमी को एक अलग जो है ना कैडर दिया गया है, एक अलग जो है ना क्योंकि उसमें जीडीपी में ग्रोथ में इसका योगदान बढ़ा है, ठीक है ना? वो दे सकते हो और ऑरेंज इकोनॉमी क्या है ये समझाने के लिए आप चुनौतियों और समाधान में जाओगे, है ना? समाधान वाला पक्ष है, एक तो वहाँ डेटा देना है केवल, वहाँ आप समझा नहीं हाँ, पाओगे ऑरेंज इकोनॉमी को, सिर्फ डेटा देना है। अब वो ऑरेंज ठीक है। इकोनॉमी सुनेगा तो थोड़ा शॉक होगा। आपको लास्ट में क्या करना है जब सॉल्यूशन देंगे आप, जैसे अभी साहित्यकार साहित्य में भटक रहा है ना, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि साहित्य लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। डिजिटल साहित्य थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, उसमें भी उतनी रुचि नहीं है। लेकिन जो साहित्यकार हैं, अब उनको सरकार ने एक नई जो है ना, जो भी रचनाकार हैं, रचनाकार आप यूज़ साहित्यकार हों, चाहे पोएम लिखने वाले हों, चाहे गाने लिखने वाले हों, चाहे किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी हो, उसके लिए जो है
क्या हो रहा है, सरकार अलग से एक विभाग की का निर्माण किया, जैसे ब्लू इकोनॉमी है, वैसे ही ऑरेंज इकोनॉमी हो गई, है ना? ये ठीक चुनौती है और सर। समाधान वाले पक्ष में आप समाधान में इसको दो, है ना? तो उसमें आप पूरा प्रॉपर डाल सकते हो कि इसी अब मतलब अभी 29 जनवरी को सरकार ने जो बजट वो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है, उस सर्वे में ये आंकड़ा था और ये विभाग हमने बनाया है, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा। ये सॉल्यूशन बहुत इम्पैक्टफुल होता है, निष्कर्ष में भी डाल सकते हो। ये आपका है, एक ही जगह डालना है, हम्म, ठीक है ना? एक ही जगह डालना ठीक है है ठीक। और तीनों में मत डाल दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे करंट वाली जो हम्म, न्यूज़ होती है, इकोनॉमिक सर्वे का सपोर्ट लेके कर सकते हो आप। इसे तीनों में डालोगे ना तो ये उससे एक पैटर्न समझ लेगा। एग्जामिनर को भी मूर्ख नहीं समझना है हमें। ध्यान से समझना है आप सभी को कि मैंने जो भी चीजें बताई हैं उसका उपयोग वाइजली करना है, एकदम मूर्ख बन के करना है ना? ये एग्जामिनर को अगर सेट पैटर्न तीनों में वही काम करोगे ना, तो एग्जामिनर मूर्ख नहीं है, इतने दिन से इतने लोगों की कॉपी चेक कर रहा है। एग्जामिनर को मूर्ख बनाना है। बनाना कैसे होता है? आप एक जगह बहुत क्रिएटिव लिखिए, एक जगह बेसिक भी लिखिए, है ना? उसको अपना पैटर्न, जैसे एक जगह कहानी आपने बना दी, इसीलिए मैं बताता हूँ कि तीनों 3 तरीके से लिखिए प्रस्तावना। तो आपकी डाइवर्सिटी पता चलेगी, है ना? आपके आप मतलब एकदम कंटेंट। अब कोई एक स्टूडेंट थे जो पूछ रहे थे, कि नाम नहीं उनका याद आ रहा था, मुझे लगा कमांड, कि हम जब फ्रेमिंग करेंगे, फ्रेमिंग पे भी मैं आने वाला था। तो फ्रेमिंग करेंगे तो क्या तीनों में पैटर्न नहीं मैच कर जाएगा? ये तो किसी न किसी का प्रश्न तो होगा ना? किसी का है प्रश्न? कोई पूछना चाह जी रहा है? सर। पूछिए, सारे प्रश्न अभी पूछ लेंगे ना तो वहां जो बचा खुचा जो है ना, वो परेशान नहीं होंगे आप लोग। कोई पूछना चाह रहा है तो पूरा प्रश्न। सर मेरा सर हाँ, एक एक करके हाँ, धर्मेंद्र जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, कोई बोले तो दोनों लोग चुप हो हेलो। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे प्रेमचंद का गोदान है, क्या हम साहित्य पर निबंध लिखते समय जैसे प्रेमचंद के गोदान में सामाजिक जो विद्वेष है, किसानों की समस्या है या हाँ, अब देखिए मैं इसी पे महिलाओं आने की, वाला था, ये मुद्दा था मेरा। तो हम क्या अगर इसे देखिए, अगर आप किसी भी प्रकार करना की मैं नहीं पा रहा हूँ अभी, आप फिर से एक बार फिर मैं दोहरा सर दीजिए। ये कह रहा था कि जैसे प्रेमचंद का गोदान है, वो होलिस्टिक अप्रोच लेके चलता है, जिसमें किसान समस्या भी, महिला हाँ, समस्या बिल्कुल भी है, बिल्कुल बिल्कुल सामाजिक वर्गीकरण भी है, तो बिल्कुल हम इसको एक प्रस्तावना के संदर्भ में ढाल के केवल इसी को लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। आप देखिए, प्रस्तावना में होता क्या है, प्रस्तावना में ये नहीं की जाती है बात। देखिए, अगर होलिस्टिक अप्रोच ही लिख देंगे तो फिर उसको उनको गोदान पढ़नी पड़ेगी। प्रस्तावना में इस तरीके की बातें नहीं की जाती हैं जी। कि हम हिंट दे दें। जैसे मैं आपको जी बता सर। रहा हूँ कि आप कोई भी पुस्तक है, जैसे आप विजन 2020 कलाम साहब की पुस्तक, अगर किसी ने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो प्रस्तावना में आपको किसी न किसी एक पात्र को चुनना, है ना? प्रस्तावना में सभी पात्र नहीं हो सकते, अब वो नॉवेल हो जाएगा, है ना? जी। आपको कोई, जैसे मैंने जी। होरी की धनिया जी। का एक हिंट दिया, वैसे ही आप राय साहब एलीट क्लास के हैं, ठीक है ना? वैसे ही जो होरी जी। है वो एक किसान है, वैसे ही एक प्रकार से आप किसी भी, अब मुझे 2-4 कैरेक्टर जो याद आ रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ, बहुत समय हो गया मुझे, 2008-9 में मैंने। तो आप राय साहब जो हैं वो एलीट वर्ग के हैं ना? एलीट वर्ग का वो आप वहाँ से कर सकते हो। जी तो सर। कोई एक उठाओगे कैरेक्टर आप, और बीच-बीच में, अब चूँकि हर जगह गोदान का ही उदाहरण दोगे तो आपके नॉलेज पर कमी समझ में, आप समझ रहे हो ना? आपको कहीं जैसे गोदान की बात महिला करनी है। को भी सर उसमें include कर सकते हैं। हाँ, आप जो है श्रीलाल शुक्ल का अगर आप बात करोगे, हाँ, कोई सामाजिक समस्या की, जैसे मैं अभी इसी पे आ रहा था, आपने याद दिला दी, कि जैसे अभी यूजीसी वाला मुद्दा है, ये नहीं डालना, है ना? मैं क्लास में बोला कि अब यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, सोशल मीडिया पर भी आप भी हो सकता है किसी में बायस्ड हो, है ना? ये सही है, गलत है। लेकिन लॉजिकली हमें देखना है और इन सारे मुद्दों को, कोई ओबीसी से होगा, एससी से होगा, उसका क्या परसेप्शन है, उसको प्रताड़ना हुई होगी। अभी देखिए मैंने बताया ना कि यूनिवर्सिटी में जाओगे या कहीं पे जाओगे तो ये चीज़ें होती हैं।
लेकिन जो कानून बना है उसमें कुछ चीजें थी जिसका लोग विरोध कर रहे थे। अब किसी को ये सही लगेगा, जब कुछ वामपंथी लोग हैं जो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि, अब जैसे इंदिरा जयसिंह हैं, उनका अगर आप अभी पढ़ोगे कभी बताऊंगा, तो वो निर्भया के जो बलात्कारी है ना, उनकी याचिका के लिए वो औरत खड़ी हो गई थी। तब इतना ज्यादा प्रोपोगंडा इन लोगों के अंदर है कि कोई भारत में सिर्फ भेदभाव हो और किस तरीके से कंट्रोवर्सी हो, इसके लिए जो जॉर्ज सोरोस है ना, उसका फंड इन्हीं लोगों को जाता है। कई बार इनको एफसीआरए में और अन्य जगह पकड़ा गया है। तो कुछ लोग भारत में ये चाहते हैं कि सामाजिक विद्वेष बढ़े, खास करके राजनेताओं में, क्योंकि उनका वोट बैंक हो। और कुछ भारत विरोधी भी ताकतें जो सोशल मीडिया से लेके हर जगह लगी हुई। तो ऐसे मुद्दे जहां पर आपको भी लगता है कि कंट्रोवर्सी है, बिल्कुल नहीं छूना है। लेकिन अगर आपको ये मुद्दे समझाने हो तो आप प्रेमचंद के माध्यम से समझाइए, है ना? ये मत कहिए कि ये मैं कह रहा हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। आपको जी सर। अपना जी सर। बहुत कुछ विचार वहां देना ही नहीं है। गरीबी है, ठीक है ना, अत्याचार हो रहे हैं, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये एनसीआर भी बोल रहा है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ। किसी को लगता हो, कोई बायस्ड हो इस मुद्दे पर, ज्यादातर मुद्दे पर नहीं, पॉलिटिकल मुद्दे पर, धार्मिक मुद्दे पर, जातिगत मुद्दे पर, इस पर जो है आप सारे डेटा या किसी तथ्य के माध्यम से या किसी कहानी के माध्यम से समझाएंगे, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहता है और उसमें कोई बायसनेस आती नहीं है। वो सामने वाला एग्जामिनर नहीं समझ पाता है कि किस जाति का, किस धर्म के, क्लियर है ना? तो वो प्रेमचंद की कहानियों से आप समझें, वो आप समझाएंगे, नमक के दरोगा से समझ, वो आप चाहे गबन गबन है उनकी, तो बहुत आसानी से समझ। अब देखिए, ये एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, तो शायद मैंने कभी बताया है, नहीं बताया, पर फिर से पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? जब भी आप निबंध जो आप लोग आगे पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिएगा। आप लोग वो भी एग्जाम देंगे ना, उसमें कुछ नया, कुछ ना कुछ को मिलेगा आपको। जैसे एक पूरा कॉन्सेप्ट, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, है ना? एक कलाम साहब की पुस्तक है, इसके लिए बहुत सारी पुस्तकें भी आप पढ़ सकते हो, आपको आगे रिकमेंड करूंगा। अभी मैं नहीं कर रहा था कि इसमें समय नहीं है आप लोगों को। ये विजन 2020 एक किताब है कलाम साहब की। ये किताब जो है उन्होंने 2012-13, तो इनका विजन था कि 2020 तक हम भारत को विकसित, जैसे आज भारत सरकार का विजन है ना 2047 तक विकसित भारत बनाना, वैसे कलाम साहब ने सोचिए कब सोचा था। और उनका मेन मोटो ये था कि हम एक क्लस्टर बनाएं, ऐसे सेंटर्स बनाएं, हमें स्मार्ट शहर की जरूरत नहीं है। सरकार उल्टा कर गई उस समय जो है 2013, सॉरी, ने 8 में लिखी है, 8 या 9 में लिखी थी। 2012 में इन पे विचार किया गया था। उस समय 2012 में शायद मनमोहन जी की सरकार, तो उन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने भी नहीं सुना और बीजेपी आई तो वो भी नहीं सुनी, है ना? उन्होंने ये बोला था कि आप जो है ना, शहरों में जो है सबसे बड़ी समस्या है माइग्रेशन की है। गांव से लोग शहर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए। और इन्होंने कहा था क्लस्टर सिस्टम डेवलप, है ना? हालांकि ये सब बताने का इस टाइम पे कोई मतलब नहीं है। जैसे एक एरिया है, मान लीजिए कि ये डिस्ट्रिक्ट है आपका प्रयागराज, प्रयागराज में रोजगार नहीं है, तो लोग जाएंगे ही जाएंगे ना, दिल्ली मुंबई जाएंगे रोजगार के लिए। तो उन्होंने कहा था नहीं, एक स्कूल का हब बना देना है, जैसे यूनिवर्सिटी का हब है, यूनिवर्सिटी है, बच्चे भी हैं कुछ, तो उसके बगल में जो है ना, सुराव में होना चाहिए किसका, मेडिकल हब। वैसे ही इंडस्ट्री हब होना चाहिए आपके मेजा में। पूरे जिले के जितने भी क्षेत्र हैं, सब में एक हम क्लस्टर सिस्टम बना दें। उस एरिया का व्यक्ति कहीं जाना हो तो अपने जिले में ही जाए, जिससे कि उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, उसके साथ भाषाई आधार पर, जातिगत आधार पर बहुत से भेदभाव नहीं होंगे। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? तो ऐसी पुस्तकों के माध्यम से जब आप सोल्यूशन देते हो, तो आप बहुत सेफ खेलते हो, है ना? तो ये जो है आप कर सकते हो। और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हो? बाकी इन डेटा का यूज जो है आप एक एक करके कर लोगे, है ना? ये केवल आपके इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित है। जैसे कोई आप लिखोगे वैदेशिक या हमारा पे, तो ये देखिए भारत का जो है ना 701.4 बिलियन यूएस डॉलर है, ये विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। एग्रीकल्चर पे आप लिखना हमारा, ये
पशुपालन और मत्स्य का उदाहरण है। PLI योजनाएं में कृषि विकास दर की बात की गई है, कृषि के विविधीकरण पर किसी कृषि पर, AI पर, और ये जो ऑरेंज इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, बेरोजगारी पर और अन्य चीज़ों। और वैदेशिक संबंधों पर भी देखिए, चाइना +1 की एक स्ट्रेटजी है, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, विनिवेश पर भी बहुत काम चल रहा है। हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत बड़े स्तर पर जो है बूम कर ही रहा है। तो सर्विस सेक्टर में हम पहले जो है ना केवल बैकएंड में काम करते थे, KPA BPO वाले थे। अब जो है हम R&D में काम कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। समीक्षा के अनुसार जो है जलवायु अनुकूलन कृषि, क्लाइमेट रेजिलिएंट में इसमें फसल का नुकसान जो है 12% की कमी भी आई है। यानी कि हम जो है बहुत सारा काम इस फील्ड में भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना है के माध्यम से, नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ई श्रम पोर्टल, और ये ग्रामीण सशक्त लास्ट माइल डिलीवरी। हाँ, और कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ ले, नहीं तो इस क्लास को हम ओवर करेंगे। सर मुझे पूछना ये कि आपने जैसे बताया कि फ्रेमिंग सेम हो जाएगी, हाँ, तो फ्रेमिंग, हम उसको डाइवर्स कैसे बना सकते हैं? हाँ, फ्रेमिंग को सेम होती ही नहीं है, आपको ये लग रहा है। सर लगभग मतलब वही वैसे ही इस प्रस्तावना के बाद में उसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद नहीं, वो नहीं, में वो तो करना चुनौतियां पड़ता है, वो तो समस्या आपको ना, समाधान। वो आपको कैसे बदलना है मैं अभी बता। तो सर तो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है वो। नहीं, वो अभी आप लिख रहे थे याद करके ना, तो सेम लग रहा है। वो कभी नहीं सेम होती, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तीनों फ्रेमिंग जब एक साथ आप करेंगे, जी तो सर, कैसे जैसे मैंने महिला पर लिखा और कृषि पे लिखा, और मैंने 6 सेक्टर्स के डिसाइड किए हैं, तो लेकिन फ्रेमिंग लगभग सर लिखने के बाद में ऑलमोस्ट सेम जा रही है। नहीं, वहाँ नहीं जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ जाए कहाँ नहीं। टॉपिक अपने जी तीनों सर। बताइए। मैं सर एक सामाजिक सेक्टर में महिला एक पे मिनट, मैं मैंने पूछ रहा तैयार हूँ तब किया है। बताइए, और थोड़ा ऐड कर लूँ बहुत। यस सर। हाँ, चलिए पहला टॉपिक आप बताइए। सर पहला कृषि हो गया। पहला में सर कृषि पहले में, से खंड काम में हो गया साहित्य, और सामाजिक में हो गया महिला और शिक्षा। ये नहीं, तीन पहला हो गया टॉपिक मैंने साहित्य। चलिए खंड काम में। मैं एक बताइए ना, हर टॉपिक से एक बताइए। एक यहाँ हो गया, दूसरे कृषि हो गया, क्या कह दूसरे रहे पे थे। कृषि हो गया, तीसरे पे आपदा। अब इसमें कहाँ आपको सेम होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, वो आपको लगता है, बता दे रहा हूँ। मैं इसको लगभग पर्सनली कई लोगों को बता चुका हूँ कि मैं, अब देखिए साहित्य में मान लीजिए आपने कोई ऐसा टॉपिक लिखा, तो आपने प्रस्तावना लिखी। प्रस्तावना किससे लिखेंगे, सही, आप ही से मैं पूछूंगा, ऐसे सर तो नहीं किसी पूछूंगा। स्टोरी प्रस्तावना किससे लिखेंगे, किसी स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। स्टोरी से ही किसी स्टार्ट स्टोरी से करेंगे ना। स्टार्ट पहला करेंगे। पहला सभी लोग कोशिश करेंगे, है ना, कि अच्छी हो, जो आपको जी सबसे सर। अच्छा प्रस्तावना लिखना आता हो तीनों पार्ट में, तो सबसे बेस्ट अपना जी सर। पहले मान लीजिए आपने कोई कहानी जी कहानी लिखी। अब कहानी के बाद साहित्य का इतिहास आप जरूर लिखेंगे, लिखेंगे ना, और जी लिखना सर। चाहिए। मैं तो जी कहता सर। हूँ कि आपको वैदिक काल, हम्म, आपको उत्तर वैदिक काल या मध्य काल हम कह सकते हैं, और आगे जी सर। लगभग 1 पैरा, 1.5 पैरा, 2 पैरा आपको लिख। आप परिभाषा तो जी नहीं सर। दोगे ना साहित्य की, दोगे क्या। नहीं सर, परिभाषा नहीं, लेकिन उसको डिफाइन करेंगे सर। हाँ, तो जिस मान लीजिए किसी मुद्दे से जुड़ा एक वर्ड होगा, से डिफाइन करेंगे। तो ये यही सर। मैं बता रहा हूँ कि कहीं पे जैसे इतिहास से शुरू करना, ठीक है ना। एक हो गया आपका साहित्य, मान लीजिए समाज से पूछ गया, तो आपको बताना होगा कि सामाजिक जी स्थिति सर। वैदिक काल में क्या थी, मध्यकाल में क्या थी। समाज जैसे ही आएगा तो आपको वंचित वर्ग याद आएंगे, वंचित वर्गों की बात हमें करनी है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना। तो ये हमेशा इतिहास से शुरू कर, ठीक है ना। और सबका अलग अलग होगा, ये आपका सर। अलग होगा, कोई ABC लिखेगा ना, सबका अलग होगा, ये ऐसा। ये सर। तो ये ही मैच नहीं हो तो, और बाकी आप लिखोगे, क्या लिखोगे, साहित्य का सामाजिक आधार लिखोगे। सामाजिक है तो सामाजिक पे ज्यादा हम फोकस करेंगे। फिर राजनीतिक कुछ बचता बनता है क्या इसमें, ये सर।
राजनीतिक नहीं बनेगा। सर हाँ, सर नहीं ऐड नहीं किया कभी आप राजनीति कभी को। नहीं बनाना चाहो तो अब जो एडवांस साहित्य पढ़ते हैं ना, तो वो लिख देंगे कि यस सर। रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्यकार होने चाहिए, जिन्होंने कहा है सर कि बन जाता है साहित्य और राजनीति का। हाँ, बन जाता है, लेकिन जो बहुत पके हुए होते हैं ना वही सर बना मैंने पाते हैं। ऐड नहीं किया कभी, मैंने हाँ, कभी ऐड तो नहीं किया राजनीति जिनका को साहित्य इसमें। विषय नहीं रहा है ना, उनको रामधारी सिंह नहीं समझ में यस सर। आएंगे। तो है जो ऐसे साहित्यकार जो जैसे सीधे कि सत्ता को चुनौती दें, तो वो भी नेहरू को, तो वो क्या है, निराला जी, संसद वाला उनका बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट भी है कि उन्होंने ये बोला था अबे सुन बे गुलाब, ऐसे करके बोल नहीं लिखा नहीं, था। वो खाली करो कि जनता आती है, खाली सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आती है। तो ऐसे साहित्यकारों के नाम भी, एक तो मैं मेरा साहित्य नहीं रहा है तो मुझे नहीं समझ में, तो इसमें आप नहीं जाओगे। इसका एक पैटर्न हो गया कि साहित्य वाले में आप डेफिनेशन बेस्ड नहीं करते। अब जैसे कृषि लिखोगे ना, तो कृषि को किसान से जोड़ के पूछेगा या किसी समस्या से जोड़, आत्महत्या से जोड़ के पूछेगा या जलवायु परिवर्तन से जोड़ के पूछेगा। आप यहाँ जब शुरू करोगे तो यहाँ आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ आपको परिभाषा से शुरू करना है ना। यहाँ आप कृषि का इतिहास उस तरीके से, मतलब होगा भी, अगर बनाया भी होगा पैटर्न तो आप बदल दोगे। समझ में आया ना? यानी कि सर प्रस्तावना, मैं डेटा से स्टार्ट कर रही हूँ उसको। हाँ, जब डेटा से हो गया स्टार्ट, तो आप प्रस्तावना के बाद वाला आप बताइए। ये तो प्रस्तावना तो बदलेना ही है, ये सेम नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब प्रस्तावना के यस सर। बाद आप क्या करोगे? सर प्रस्तावना के बाद भी तो प्राचीन कृषि से लेकर स्टार्ट करूंगी। नहीं, ये नहीं प्राचीन कर, कृषि में कैसे हमारी। नहीं, ये कृषि में यस सर। कभी करना ही नहीं है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, ओके ध्यान सर। रखना है आपको, कि आपको वर्तमान में जो कृषि के तरीके हैं या परिभाषा है उससे शुरू करनी होती है। इसमें इतिहास की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, या आप बहुत शुरू करेंगे ओके इतिहास तो सर। हरित क्रांति से शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कृषि के इतिहास में हमने फावड़ा खोजा, लोहा खोजा, फिर हम कृषि शुरू किए। इसका अगर कोई ऐसा पैटर्न फॉलो करता है, वो छोड़ देगा, है ना। यहाँ जी पे सर। डेफिनेशन बेस्ड कर दीजिएगा, है ना, यहाँ पर हिस्टोरिकल कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपदा में लिखोगे तो क्या जी सर। आपदा का इतिहास यहाँ पे प्रासंगिक है क्या? आपदा में भी डेफिनेशन होगी, नहीं सर। ठीक है ना। बदल गया ना तीनों। और यहाँ पर फैक्ट लिखोगे, फिर यहाँ पर कोटेशन बेस्ड कर देना, कोटेशन प्लस कहानी कर देना, है ना। बदल गया तीनों ना। अब जब सर आयाम, आपका में कोटेशन प्लस कहानी कर सकते हैं। हाँ हाँ, कोटेशन प्लस कहानी बहुत शानदार है। अब मैं बता रहा हूँ कि तीनों फ्रेमिंग एक साथ बनाने का फायदा क्या होता है। आप साहित्य की फ्रेमिंग कर लिए, किसी एक की प्रॉपर कर लो, जैसे हम थर्ड पहले लिखेंगे, ठीक है ना, तो हम तीसरे की फ्रेमिंग कर रहे हैं। जी सर। जब तीसरे की फ्रेमिंग करेंगे, हमारा जो है मैक्सिमम काम जो है हो जाएगा पूरा। पहले हमें करना है, पूरी फ्रेमिंग का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ आयाम लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब सारे अगर पैटर्न मैच कर रहे हैं तो आप बदलने का अधिकार है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि उसी समय बदल सकते हो, लिखते समय तो नहीं बदल सकते ना। यहाँ मान लीजिए कि आपने नहीं पैटर्न सर। सेम बना दिया, यहाँ पर 5 डायमेंशन लिखने हैं, जी सर। आपने ऐतिहासिक लिख दिया, फिर सामाजिक लिख दिया, फिर ये राजनीतिक लिख दिया, फिर आपका आर्थिक लिख दिया, फिर जो है पर्यावरणीय और नैतिक लिख, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो आर्थिक इसमें गायब कर दीजिए, या आपको लगता है राजनीतिक यहाँ नहीं है तो इसका गायब कर दीजिए, और यहाँ पर राजनीति जोड़ दीजिए, फिर यहाँ उल्टा सीधा कर दीजिए। पैटर्न कभी फॉलो मत करिए एक भी, ठीक है ना। आपने प्रस्तावना जी और उसके सर। बाद आप का, आपका में राजनीति तो जोड़ सकते हैं। हाँ, राजनीति का ये मतलब है ना कि संस्थागत आप वो संविधान में आ जा सकते हो। राजनीति हर जगह, इसमें राजनीति यस क्या सर। यस जोड़ोगे, इसमें आप लिखोगे संस्थागत, और जो हमारे जो संसद द्वारा बनाए गए कानून है, अधिनियम है, वो आ जाता है ना। सर। जी सर। तो तीनों के आप पैटर्न फ्रेमिंग मेरी भी देखोगे तो कहीं मैच नहीं करती, वो लगता है आप लोगों को। कोई फ्रेमिंग मैच करती है क्या? हर जगह आपको अलग नहीं अलग सर दिखेगी लिखने पर नहीं, लेकिन सर अपने आप जब बना रहे तो ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। ना। तो ये बदल देना है ऐसा ना। लगता है सारे डायमेंशन मिल यहाँ रहे हैं। आर्थिक डालिए, प्रभावी है, मैं बोला 15 डायमेंशन। यहाँ पर आर्थिक, जलवायु से, अब यहाँ जलवायु क्या क्या मतलब है, अब यहाँ भी जलवायु जोड़ोगे आप, यहाँ भी जलवायु परिवर्तन जोड़ोगे, एक जरूरी है। लेकिन इसमें क्रम बदल दीजिए, यहाँ आर्थिक जोड़ोगे, वैज्ञानिक जोड़ोगे,
यहाँ पर वैज्ञानिक पक्ष नहीं आएगा, आपको डिजिटल लिख देना है, डिजिटल के बारे में लिख देना है। वैसे ही तो आप इसीलिए जब तीनों फ्रेमिंग का मोटा-मोटी फ्रेमिंग का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ डायमेंशन लिख दिए। यहीं पे बदल भी तो सकते हो ना, कि सेम ना हो। जी सर। तो तीनों फ्रेमिंग करने में ओके बहुत सर। लाभ मिलता है कि आपका तीनों निबंध बदल जाएँगे, तीनों 3 पैटर्न पे होंगे। वहीं पर आप जो फैक्ट अभी मैंने फैक्ट शीट में दूँगा ना, तो याद करके डिट्टो जो है लिख सकते हो, फ्रेमिंग करते समय। हो यस सकता है सर। बाद में भूल जाए। अब जब पहला निबंध आप लिखोगे, मान लीजिए तीसरा आपदा पे लिख रहे हो, ठीक है ना? तो आपको धीरे, धीरे, धीरे आपकी यस सर। आंतरिक शक्तियाँ है कि आपका क्रिएटिविटी वहाँ बढ़ जाती है। अगर आपका 10 मिनट का होता है एंग्ज़ायटी, तो वहाँ पर जाओगे, पेपर मिलेगा ना, तो आपको लगेगा ये नहीं आ रहा है, ये नहीं। जब तीनों का फ्रेमिंग आपने कर लिया, तो 10-15 मिनट लगाइए, इसमें फ्रेमिंग सब कर लीजिए। ये मोटा-मोटी फ्रेमिंग और ये फ्रेमिंग। आपका सब तैयार हो जाएगा, कॉन्फिडेंस एकदम बूम करेगा और फिर आप जब तीसरा देखोगे, लिख लोगे ना, हो सकता है तीसरे में 1 घंटे लग जाए, है ना? यस सर। लेकिन ये दोनों 40-40 मिनट में आप लिख सकते हो। क्योंकि तब तक हमारा पूरा फ्रेमिंग तैयार हो जाएगी, सारी तैयार हो जाएँगी। सवा घंटा जाते-जाते आपका पहला निबंध खत्म हो जाना चाहिए। सवा घंटा से थोड़ा भी आगे निकले ना, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इस 1 घंटे में करिए। सवा घंटा मैक्सिमम अगर के बाद जो है ना दूसरे निबंध पे हमें हाथ लगा देना है। दूसरा मतलब पहला निबंध जो है आपको बेस्ट ओके। तरीके से लिखना है। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? फिर पूछते रहिए आप लोग। हेलो हेलो। हाँ जी सर, अगर अगर ऐसे टॉपिक आ गए। हेलो। हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ, सालू बोलिए। कह रहे सर कि ऐसा टॉपिक आ जाए जो जिसमें हमें कोटेशन या फिर डेटा याद ना आ रहा, जैसे 2 ऐसे आ गए जिसमें हमें सिर्फ डेटा ही याद है, या फिर 2 ऐसे याद आ गए जिसमें हमें कोटेशन ही याद है, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? क्योंकि ऐसा क्यों तीनों में फिर वेरिएशन कैसे होगा? आप याद कर लीजिए ना, ऐसा मान के नहीं चलना है। इन केस अगर हो गया, अब दीपक जी आपसे आवाज़ बहुत आ रही है, आप बंद कर दीजिए। दीपक जी अपना म्यूट कर दीजिए। हाँ, फिर से बोलिए। हाँ, वही आप लोग को मैं बता दूँ कि आपको ना ऐसा मत सोचिए कि नहीं याद आएगा। नहीं याद आएगा तो बना लेंगे। आप 4-5 कहानी पढ़ के तो जाइए। 4-5 तो पढ़ा होगा ना जी आपने? सर। ये जी मत सर, सोचिए कि जैसे पहले तो ये मान आपदा। के सब लोग मैं बता दूँ, सब लोग सुनिए कि आप लोग जितना भी पढ़े हैं ना, ये दिमाग में रख के जाइए कि सब आ रहा है और वहाँ सब हमारे पढ़े हुए आए। ये पहले ही क्यों मान ले जी रहे हैं? पहले तो मान के चलना है ना। वहाँ मान लीजिए नहीं जी आता है, तो कोई भी कहानी तुरंत बना लेंगे। नहीं है कि आप एकदम अक्षम हैं। पहले जो अपना मान लीजिए आपदा पे आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना? आपदा पे यही तो हो सकता है ना? जी तो आपदा पे नहीं आ रहा है, तो आपदा पे हम सोचिए हमने क्या कहानी बनाई थी और अभी याद आ जाएगा आपको। कि हमने बताया था कोई एक लड़की है, लड़की का नाम बदल दीजिए। वो जब उठती है, जी तो देखती है कि केरल के जो क्षेत्र में होती है और वो उसका जो है गाँव पूरा है, ठीक है ना? फिर उसके बाद कुछ पकड़ा याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहानी तो याद आ रही है ना? जी जी सर। तो ये जैसे आप नहीं भी याद आ रहा है तो बाढ़ का कोई भी भीषण का देख लीजिए, अभी 2-4 कहानी पढ़ेंगे ना तो आपको सब याद आ जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि वहाँ याद नहीं आएगा। वहाँ और भी तेज़ी से दिमाग काम करता है, मैं बता दूँ। मेरा तो करता था, अब आप लोग कैसा अपने दिमाग को ट्रेन किए हैं। मैं अपनी ट्रेनिंग बताता हूँ आप लोगों को कि मेरा दिमाग इतनी तेज़ी से काम करता है एग्ज़ाम में कि और भी अच्छे होते हैं। मतलब जो चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते वो भी अच्छा हो जाता है, ख़ास करके लेखन वाले मुद्दे पे, ठीक है ना? तो जी अगर आप पहले से ही मान के चलेंगे कि नहीं आएगा तो समस्या होगी। अभी आप मान के चलिए कि सारी चीज़ें में आएँगी, याद ही होंगी और नहीं तो कोई न कोई तरीका अब नहीं याद है तो कोटेशन से लिखिए, तब तो दोहराव करना पड़ेगा ना। लेकिन हाँ आप इतना सक्षम हैं, आप बना सकते देखोगे ना कोई न कोई कहानी आपको याद आ जाएगी। ऐसा और किसी को लग रहा है क्या कहानी ही नहीं याद आएगी, डेटा ही नहीं याद आएगा? अब ऐसा सोच लोगे तो नहीं ही याद आएगा। पहले आप सोचो सर फर्स्ट में और थर्ड में कहानी से शुरुआत कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल करिए।
नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर डेटा हो, कोटेशन हो, कहानी ही क्यों जोड़ दे रहे हैं? कहानी प्लस कोटेशन कर दीजिए। नहीं, डेटा भी रहेगा जैसा आपने दिया है वैसे ही उसी में चेंज करके। हाँ, सर कुछ तो करंट से भी मतलब 6 महीने में कुछ हुआ हो उससे भी ले सकते हैं ना, साल भर से? हाँ, बहुत जो भी आप डाल सकते हो, और बहुत ज़्यादा प्रयोग करने की भी ज़रूरत भी नहीं है। नहीं, है ना? नहीं। बहुत ज़्यादा प्रयोग के और सर चक्कर में सर एक और कभी चीज़ बताइएगा सर, क्या ज़रूरी है जैसे आपदा का निबंध लिख रहे हैं, हाँ, तो हाँ। ज़रूरी है क्या कि बीच में बार-बार कोटेशन डालें? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोटेशन मान लीजिए आपको सर लास्ट में डाल दिए, जब निबंध हाँ, खत्म एक कर दिए प्रस्तावना लास्ट में में डाल डाल दिए। दिए। ठीक है ना? देखिए मैक्सिमम आप 4 कोटेशन, तो कोटेशन वाले भी हैं। ठीक है ना? मैं सबसे बोलता रहता हूँ, लेकिन कोटेशन एक प्रस्तावना में डाल दिए, एक बीच में डाल दिए, एक लास्ट में डाल दिए, ये बहुत है। बार-बार चीज़ें ना पद्य नहीं बनाना है इसको। बहुत सारे लोग हैं 5-5, 6-6, 7-7 जो है कोटेशन या कविता लिख देते हैं ना, वो पद्यात्मक शैली बची क्या? आपने शैली ही खराब कर दी। जो निबंध होता है वो गद्य शैली में होता है। हाँ, और कोई? आप लोग एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, कोई भी ऐसी समस्या नहीं आएगी जो आप उसका जो है सर ये चालू सर और ये क्लास जैसे खत्म करेंगे सर आप, गुड इवनिंग। हुँ? सर आप ये जैसे क्लास खत्म सर गुड करेंगे, इवनिंग। हाँ, हाँ। तो सर व्हाट्सएप पे मैं कॉल करूँगा सर, 2 मिनट मुझसे बात कर लीजिएगा। 8 से 9 के बीच करिएगा, मैं अच्छा समझा ठीक है, दूँगा। ठीक है सर, ठीक और है सर। कोई? आप शर्मा जी हैं ना? सर हाँ गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो सॉल्यूशन होते हैं और जो समस्याएं होती हैं उनमें रेशियो कितना होना चाहिए, मतलब हमें समस्याओं को कितना परसेंट देना चाहिए पता अगर है मैं 100 के रेशियो में रखूं? एक पेज में समस्या दे दीजिए और आधे पेज में समाधान दे जी। दीजिए। कोशिश करिए मैक्सिमम एक पेज से समाधान ज़्यादा तो समाधान समस्या साथ में कर दीजिए, ताकि मैंने कई निबंध में दिया है। ठीक जी है? और या जी आप मैक्सिमम जो है जितने समस्या आप देंगे उसके समाधान आपके पास पहले होने चाहिए। है ना? तभी समस्या जी। बताइए, नहीं तो मत अच्छा। बताइए। इसमें 4 से जी 5 जी। समस्या बताइए, 4 से 5 डायमेंशन पूरा हम्म। करिए और उसपे समाधान भी दीजिए। ऐसी कोई समस्या मत बताइए कि जो का समाधान आपके पास ना हो, ना याद आ रहा। हम्म। जी सर। समझ में आ गया? अगर आपको जी ऐसा बिल्कुल सर। कृषि में जी जो कृषि में हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहल हो रही है जैसे यूएसए वगैरह कर रहे हैं बिल्कुल उनको भी हम लिख सकते हैं? ही तो जी लिखना जी। है आपको। मैं बार-बार बोला हूँ, कॉपी चेक ही बोला हूँ। आप लोग जी एक जो जी। है अपनी बौद्धिकता का परिचय कहाँ से देंगे? ऐसे तो कृषि सब लोग लिखेंगे ना। आपको एक अंतर्राष्ट्रीय पक्ष जो है यूएसए का मत लिखिए। सबसे बढ़िया हमारे लिए इज़राइल है, जो हाइपोनिक्स जो है फॉर्म में हाइड्रोपोनिक्स कृषि कर रहा है। जो बिना अभी हमारे यहाँ शहरों में शुरू हो गया है। बिना ज़मीन के भी हम खेती कर सकते हैं। ज़मीन पे निर्भरता हम कम कम हो जाएगी और बहुत सारे जो स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन और ये सारी चीज़ें सब हमने कहाँ से ली हैं? इज़राइल से ली। अगर कोई कृषि पे सॉल्यूशन इंटरनेशनल चाह रहा है, तो वो आपको जो है इज़राइल के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लीजिए कि इज़राइल में कैसे खेती होती है। तो वो एक पैरा ज़रूर डालना है आपको। जापान तो की सिर जो इस है तरह से तो जी आपदा में हम जापान वाले को ज्यादा कोट कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा। हाँ, जापान में भी धान की खेती बड़ी अच्छी होती है तरीके से। नहीं सर मैं उस आपदा वाले के लिए बोल रही थी, आपदा वाले में हम जापान को वो रख सकते हैं अपने प्रेफरेंस में। हाँ, जापान का सेंडाई फ्रेमवर्क मैंने बताया ही है और हर जगह आपको दिखेगा भी ये सॉल्यूशन वहाँ पे दिखे। ऐसे ही आप पहले से ही ना डिज़ाइन कर लीजिए। हमने हालाँकि हर निबंध में दिया है, राष्ट्रीय पक्ष कहीं न कहीं जोड़ा है। अगर नहीं भी है तो भी आप उसको ज़रूर लिखिएगा, चाहे शिक्षा में हो। शिक्षा में जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को ले लीजिए। अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट है, बेरोज़गारी में हो, ये जितने भी है ना नॉर्डिक्स कंट्रीज़, ये जो है ना 100% जहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे एजुकेशन पे कोई लिखना, वहाँ पर पहले जो है ना आज हम स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टैबलेट, मोबाइल बच्चों को कर रहे हैं अलाउ, अगले साल सब बैन हो गया। तो नॉर्वे में या कहाँ पर है, पूरी तरीके से स्विट्ज़रलैंड में जो
फ्रांस में सर, फ्रांस में भी कर दिया। स्वीडन में सर, स्वीडन में ये सारा स्वीडन में, बैन हुआ हाँ, था कुछ क्योंकि हुआ है उन्होंने सबसे पहले शुरू करा कि था। उन्होंने डिजिटल इंटरेक्शन ही सब खत्म कर दिया, ना टीचर का ना स्टूडेंट का, डिजिटल सारी सर्विसेज बंद, क्योंकि बच्चों का अटेंशन पावर खत्म हो रहा है। अभी हम लोग कितना मूर्ख बनते जा रहे हैं। हम आप अभी मुझे सच में ऑफलाइन जो पढ़ाने में मजा आता है ना, ऑनलाइन नहीं मजा आता। और आपको भी नहीं फायदा होता होगा क्योंकि मजबूरी है। और जो हमने एजुकेशन सिस्टम बना दिया, अभी देखिए ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत तेजी से ग्राफ गिरेगा। अगले 2 साल बाद ऑनलाइन लोग पढ़ना नहीं चाहेंगे, सिर्फ क्रिएटिविटी स्किल सीखना चाहेंगे। पढ़ने के लिए मैं सच बता दूं तो जो खास करके स्कूलिंग है, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चलो आपको 1.5 घंटा 2 घंटे क्लास करनी। जो स्कूल एजुकेशन है, जो कोविड के बाद बहुत तेजी से बूम हुआ था, स्कूल में तो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आप खुद सोचते होगे कि जैसे हम मोबाइल उठाते हैं कि सर की क्लास देखेंगे, फिर किसी वीडियो पे चले गए, फिर निकल गया 1 घंटा, ऐसा होता होगा ना। तो ये चीजें जो है ना बहुत खतरनाक है, तो ये सब चीजें आप कोट कर सकते हैं। बताइए और कोई कुछ। बाकी सभी लोग ना कॉन्फिडेंट रहें। 1 मिनट हम थोड़ा सा दरवाजा कोई आ गया। पढ़ा रहे हैं भाई सबको। उससे भी पढ़वा दीजिए सर थोड़ा सा हम वो लोग को। अभी से पढ़ा रही है मम्मी लोगों को। सर नमस्ते। सर मुझे एक जानकारी ये चाहिए थी कि मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन कर पाया था। आपने कुछ कहा था कि रिसेंट के कुछ इस मैटर्स बताएंगे, तो वो क्या बता दिया आपने सर? आप बता दिया, रिकॉर्ड भी हो गया अभी। मैं आप लोग देख, ओके ठीक सर, थैंक यू सर, ये थैंक यू सर। ये बोल देता हूँ ना, बहुत सारे कभी कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाता, आज हुआ है रिकॉर्ड। राइट राइट सर। कभी कभी ठीक क्या सर। होता है ना कि आ, मैं बोलता हूँ कि रिकॉर्ड हो जाएगा, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। अच्छा सर। क्या होता है ना नहीं सर, मैं भी नहीं सुन पाया था, पैकिंग कर रहा था, दिमाग नहीं से नहीं, उतर वो गया था। मैं करता हूँ थोड़ा सा बोलने से, ये होता है ना कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस लोग, बहुत सारे लोग जो है रिकॉर्डिंग के चक्कर में वो हो जाते हैं। 1 मिनट ठीक दीजिएगा सर, मुझे, कुछ थैंक यू पूछना हो तो सर। पूछते रहिए आप लोग। मैं लास्ट में अभी 5 मिनट आपको और बताता हूँ। कुछ पूछना है और किसी को? सर नींद नहीं आ रही, उसके लिए क्या करें? हाँ ये था, एक 5 मिनट में बता देता हूँ आपको। देखिए कुछ भी अगर आपको लगे, कोई एंग्जाइटी है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, तो एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। टैबलेट आता है एंग्जाइटी का, ठीक है ना, वो एग्जाम से पहले एक खा सकते हैं। वो 50 mg मिलेगा तो आधा खाना, 30 mg, ठीक है ना। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर जो लोग एक्सरसाइज करने की आदत हो, जिन एक्सरसाइज अगर आप करते हो, आप जो है ना थोड़ा सा रनिंग या एक्सरसाइज 10-15 पसीना आ जाए, वो नींद आ जाएगी। खाने से पहले केला या दूध कुछ ऐसा जो भी आप पीते हो, ठंडा पी लोगे, आप खा लोगे, तो सोने से पहले वो नींद आ जाती है। या आप पहले तो मोबाइल हटा दो। नींद जिसको भी नहीं आ रही है, सबसे बड़ा रोल होता है कि हम जो है लाइट नहीं बंद करते हैं और मोबाइल नहीं रखते हैं। मोबाइल आज 9-10 बजे के बाद ये लोग स्विच ऑफ करके, आपके एग्जाम से ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ है नहीं, आप रख ही दो, मत पढ़ो। थोड़ी, जैसे आप 10 बजे सोते हो ना, तो 9 बजे सो जाओ, 11 बजे सोते हो तो 10 जाओ, 12 बजे से पहले सो जाओ। 1-2-3 दिन ही आपको आदत डालनी है, ठीक है। थोड़ा बहुत सुबह में उठ के प्राणायाम कर लो, लंबी सांसें ले लो, की नींद आ जाती है। क्योंकि हमें ना इस समय लगता है कि पढ़ा नहीं है, छूटा है, ये पढ़ लूँ, फ़ायदा होता है। बता दूँ कि ज़्यादा पढ़ने का इस टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अच्छी नींद ले लोगे तो आप डबल फ़ायदे में रहो। सुबह 10 मिनट भी पढ़ लिया ना, सारा रिवाइज़ कर लिया, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि हम देर रात तक 4 घंटे पढ़ें, उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है सुबह का 10 घंटे। हाँ, और कोई पूछा? कह रहा था।
बाकी और भी कुछ प्रश्न आए हैं मेरे पास, जैसे कि प्रश्न आया है कि वो ले जा सकते हैं क्या, पैड ले जा सकते हैं, वो पैड ले जा सकते हैं, है ना, पैड की कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग जो है पैड जरूर ले जाएंगे, जिनको पैड पे लिखने की आदत है। वो जो पैड लिखने वाला पैड होता है ना, किसी ने पूछा, किसी ने कुछ एडमिट कार्ड से संबंधित, एडमिट कार्ड में आपको एडमिट कार्ड से संबंधित कोई जानना चाह रहा है कुछ? एडमिट कार्ड में आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप जो है 8:45 पर कितना टाइम दिया गया आपको? 8:45 के बाद गेट बंद हो जाएगा ना? यस सर। तो आप 7:45 पे, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि बहुत हैवी चेकिंग हो रही है। बहुत सारे आपके पास ऐसे सामान होंगे तो वो निकलवाएंगे, जैसे बेल्ट हो गया, मैं अभी पहले ही बता दे रहा हूँ। तो बेल्ट आप ना ले जाइएगा, क्लचर वगैरह जो लड़कियां हैं वो रबर वगैरह यूज़ करिएगा, वो भी निकलवा दे रहे हैं, पता चला बाल संभाल। और बेल्ट बच्चे जो स्टूडेंट हैं, मेल लोग, बेल्ट, घड़ी, घड़ी डिजिटल घड़ी भी जो बैन थी ताबीज भी, हैं? ताबीज चेन। ताबीज हाँ, चेन मैं वगैरह भी। पहनता हूँ ना सर, मैंने लिखवा दिए थे। हाँ सही अरे है सर वो। मेरा तो आर्गुमेंट हो गया था सर, मैं कहा मैं भोलेनाथ का कड़ा नहीं उतार रहा, कुछ भी कर लो। नहीं नहीं, सब फिर देखिए उसके ना, बाद बहुत मजिस्ट्रेट ही आ गया था, मेरा सर कलावा भी कटवा दिए मतलब थे। अलाउ कर दिया था सर, एसडीएम ने बोल दिया था कोई नहीं जाओ, नहीं, तो कड़ा कला उससे ना वो उसने देखा कंट्रोवर्सी तो हो बोला जाएगी। कड़ा है। तो कलावा हो गया, ताबीज हो गया, ये भी जो चीजें हैं आप लोग, तो देखिए होता क्या ना कि बहुत सारे ना डिजिटल चोरियां हो रही हैं, डिजिटल है ना थेफ्ट हो रहे हैं वहाँ। तो इस समय सरकार बहुत ज्यादा डरी हुई हुआ है, पेपर लीक ना हो जाए, आउट को भी अपना जिम्मेदारी रहती है, तो उससे कभी मना नहीं करना चाहिए। मफलर उतारने के लिए बोलेंगे कि चश्मा उतार दीजिए, जो भी सर आप। रिफिल में जो रैपर लगा होता है उसको भी निकलवा देते हैं बाहर। रिफिल हाँ में रैपर जो होता है ना, नई रिफिल लेके जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो आप सब जो आप लोग जान ही रहे हो कि बेसिक चीज है। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, आप लोग क्या करोगे कि कुछ जो है आप वो ले लोगे, डार्क चॉकलेट ले लोगे, तो लिखने में दो दो पेपर होगा ना, कल पहली बार आपकी एनर्जी थोड़ा डाउन होती है, ग्लूकोज का पानी पी लोगे और डार्क चॉकलेट ले लोगे, बीच बीच में तो ब्रेन अच्छे से काम करता है ना। सर और चॉकलेट नहीं ले जाने देते। चॉकलेट नहीं ले जाते हैं। नहीं नहीं सर, जिस पे कुछ लिखा हो वो चीजें नहीं ले जाने देते, कुछ भी। और रिफिल का रैपर भी नहीं ले जाने देते, रिफिल को मतलब बाहर ही छुड़वा देते हैं। तो कोई पतला चॉकलेट कोई हो अब, नहीं ले सर, लीजिए। मैं तो ले गया था सर, नहीं, मतलब इसमें हो सकता है सेंटर पे डिफरेंट डिफरेंट हो। हाँ, इस समय तो काफी सर मुश्किल भी चल अलग रही अलग है। सेंटर पे मैटर करता है। हाँ आप सर, मुझे तो नहीं ले जाने दी थी। चॉकलेट बॉक्स में रख के ओपन कर दीजिएगा, स्केल ले जाने देंगे, इस बार ले जाने ही देना है, पेंसिल ले जाने देंगे। चॉकलेट कोई रैपर में कोई कुछ लिखा ना हो, तो रैपर करके रख लीजिए बॉक्स में, चॉकलेट तो ले ही जाने देंगे। और हाँ, लिखा हुआ से थोड़ा सा उन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, तो होती है वहाँ पे। पैड भी सर ट्रांसपेरेंट ही चाहिए। और सर मेंस का एग्जाम गर्मियों में हुआ था तो वो मेल्ट कर जाती, तो फिर उसको रख के कहाँ ले जाती, तो फिर बाहर ही फेंकवा दी थी। नहीं तो वो वाली मत लीजिए ना, वो आती है किटकैट आती है, किटकैट। कैट नहीं, और आती है अमूल डार्क चॉकलेट। सब पिघल जाती है सर। एक आती है, वो नहीं पिघलती। या तो मूंगफली वाला स्टार जो आता है वाली। ना, गुड़ मूंगफली वाला, वो ले लीजिए, गुड़ मूंगफली की चिक्की, टिक्की। चिक्की चिक्की। सबसे बढ़िया रहता है। हम्म। वो आपका देखिए ग्लूकोज लेवल, यानी कि आपको आप शुगर लेवल बढ़ाना है आपको, और कुछ नहीं है। तो उसमें गुड़ वाली चिक्की जो आती है, या चीनी वाली, जो भी आप ले सकते हैं, चीनी खाने से शुगर नहीं हो जाएगा, तो ये कर सकते हो आप। दूसरा ये है कि किसी भी तरीके का बहस नहीं करना है, आज भी कल भी, और एग्जामिनेशन सेंटर में भी सारे लोग फैंटम बनने लगते हैं, अधिकारों की बात करने लगे, या दूसरों के लिए। उससे क्या है कि आपकी ऊर्जा बहुत खराब होती है, ये जो है ना, उसको एकदम बर्दाश्त करिए, एकदम तो दबा कुचला वर्ग बन जाइए, उस किसी से कुछ नहीं, बात बुरी लग रही, जैसे ही आप रिप्लाई करते हो। मेरा एक एग्जाम खराब हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं लोगों को एक सेंटर मिला था,
पेपर मेरा बहुत गड़बड़, मेंस का ही था। तुम्हें पता है इतनी छोटी चेयर दी थी, बच्चों वाले पैर थोड़ा सा जो लंबे थे ना, तो वो बैठ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने बहस कर दी, और टेबल एकदम नीचे, लिखने का एग्जाम भी है। आप सोच सकते हो कि पहले तो, अभी तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पहले बहुत सारी, तो मैं पालथी मार के पूरा लिखा था, आप सोच सकते, पूरा मेंस। वो भी 2 स्टूल मंगाए थे, मैंने कहा कि उसको हटा दीजिए। तो उसका ना तुरंत सॉल्यूशन ढूंढिए। ऐसा नहीं कि आप, कुछ लोग झगड़ा करने लगे थे कि मैं दूंगा ही नहीं, अरे नहीं दोगे उनको क्या जाता है। तो पालथी मार के आप लिखिए, चाहे कुछ भी करिए। कभी कभी लाइट नहीं आती है, कहते हैं खिड़की खुलेगी ही नहीं, ऐसा कुछ है। किसी भी चीज़ कि आप अपनी जब बर्बाद करते हो, आधा घंटा मेरा बर्बाद हो गया एक क्वेश्चन, तो उससे आपका जो है ना फायदा नहीं होता है। घड़ी कंपलसरी है ना, बहुत सारे क्योंकि घड़ी नहीं ले जाने दे रहे हैं, और घड़ी ही नहीं है। तो सामने जो है घड़ी लगाना उनका कंपलसरी है ना, इस स्कूल में घड़ी ही नहीं थी, और फिर ले आया हाँ तो हाँ घड़ी, हो जाता है। घड़ी उल्टी थी, चली नहीं रही थी, कहीं से घड़ी ले आया अभी। ऐसी समस्या होती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। नहीं सर, उसके लिए सर कुछ लड़कों ने आरटीआई के थ्रू मांगा था कि कौन कौन सी चीजें अलाउड है, तो आयोग ने स्ट्रिक्टली सीधे कहा था कि डिजिटल वॉच को छोड़ के और भी हाँ, कोई घड़ी अलाउड है। अलाउ तो है ही। सर वो जैसे खुद से भी नहीं लगाते हाँ और जी। ना ही ले जाने देते। वो है मूर्ख, मूर्ख सेंटर भी होते हैं, सेंटर वाले भी मूर्ख हैं। तो आयोग वाले ज्यादा वो करते हैं सर, अलीगंज वाला जो सेंटर है वहाँ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्टनेस है। वो आयोग वाला तो, यहाँ तो आयोग बड़ा, हम लोग टाइम तो लिबरल रहता था हम नहीं सर, लोग। अभी बहुत बहुत वहां पे तो एकदम मतलब एक्चुअली बाहर ही नहीं जाने अभी क्या है ना देते। कि थोड़ा सा दबदबा खत्म हो गया। पहले तो मेंस वाले क्या करते थे, हम लोगों के टाइम पे तो मेंस वाले तो, उन लोग तो हाथ जोड़ते थे। वो जानते थे कि एसडीएम बन के आ ही जाएंगे, कुछ समय आ ही जाते थे, कुछ ऐसे थे अधिकारी भी देते रहते थे। तो प्रयागराज वाले तो नहीं दिक्कत करते थे, पहले तो प्रयागराज में ही होता था, पहले तो प्रयागराज में ही होता था। अब लोग ज़्यादा एग्जाम प्रयागराज में ही किए थे। सेल्फ सेंटर भी पहले होता था जहाँ पर, जहाँ के एड्रेस से वहीं, बाहर हम लोगों ने बहुत कम एग्जाम, 1-2 बार ही यादव के, बाकी तो ये आप लोग कुछ सावधानी है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कूल एंड काम रहिए, लंबी सांसें लेते रहिए। जब भी कोई समस्या आए, कोई ऐसी बात आए, तो आप जो है चुप हो जाइए। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, नहीं तो इससे तो बंद करें, है ना, 1.5 घंटे हो गए लगभग। सर फ्रेमिंग के बाद में उसको क्रॉस कर देना होता है एंड में, हाँ, फ्रेमिंग को, अगर जो रफ फ्रेमिंग। वर्क हो गया ना ये। हाँ, एक और चीज़ है, कुछ हाँ लोग पूछ रहे थे, मैं बता दूं कि जैसे आप जो है ना, पेज खत्म हो गया, लास्ट पेज है, खाली है, तो इसको क्रॉस कर दीजिए, है ना। मान लीजिए आधा खाली है, कुछ लोग बोलते हैं कि कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे क्रॉस मत करिए, सिर्फ लाइन खींच दी, सिर्फ लाइन खींच दी, और इसको मत क्रॉस करिएगा ना। कुछ लोग पूछ रहे थे, बता रहे थे कि ऐसे क्रॉस कर दें, नहीं, तो जिस पर आपने एक लाइन भी लिख दिया है उसको क्रॉस नहीं करना है कहीं पे ना एग्जाम। और ये क्यों किया जाता है, इसका साइंस पता है आप लोगों को? अभी तो ये आप लोगों के पास तो लिमिटेड पेजेस आते हैं। इसका ये डर होता था पहले, पहले ओपन पेज आते थे, तो हमारे जो है ना, बाहरी पेज भी कोई बाहर से भी लगा सकता था, और उस पर कुछ उल्टा सीधा गाली गलौज लिख सकता था अगर हमसे दूसरा। तो इसलिए हम अपनी सेफ्टी के लिए ये क्रॉस करते हैं कि हमने इतने ही पेज यूज किए हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई पेज नहीं है। इस पे और भी कोई लिखा होगा, वो हमारे अलावा किसी ने लिखा होगा। भी समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये कर दीजिए, ठीक है ना। इसका बहुत ऐसा रोल नहीं है, देखोगे अब बहुत रोल सर है। सर एक ब्लैंक चीज पेज का पूछना नहीं, था। जो रफ वर्क में हम फ्रेमिंग लिख करेंगे ना तीनों एसेज की, काट तो उन दीजिए, जो फ्रेमिंग को क्रॉस करना है कि एज इट छोड़ नहीं देना है? नहीं, क्रॉस करना है, वो दिखाना है सर सिर्फ। क्या रफ पेजेस अच्छा अलग से मिलेंगे क्या नहीं, इसमें? यहाँ नहीं मिले, अब नहीं मिल रहे हैं। आपको लास्ट पेज करना हो, कर लीजिएगा रफ वर्क, उसको क्रॉस कर, जो भी ऐसा काम करेंगे कुछ इनका कुछ ऐसा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पेपर पे पता नहीं अब लिखने देंगे कि नहीं, हम लोग तो पेपर पे ही लिखते थे दिल से ही, तो बहुत सारी 2 चीजें पेज आते हैं रफ वर्क के लिए, आते हैं। हाँ हाँ, शायद आता है 2 कुछ, पेज आते हैं तो आप रफ वर्क कर लास्ट में। लीजिए, रफ वर्क कर लीजिए।
नहीं तो कोई ऐसा पेज ले लीजिए, एक पेज आपको मिल जाता है, आप इतना भी लिखने वाले हों, 7 पेज बीच से भी यूज कर सकते हैं, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। क्रॉस करने से क्या होता है? लेकिन ये है ना सर कि उसमें लास्ट में लिखेंगे तो बार-बार हमको फिर ऐसे लिखने के टाइम हमको बार-बार उसको फिर देखना पड़ेगा। वो देखना पड़ता और है। अलग से पेज रहेगा तो आसानी नहीं, रहेगी। अलग से पेज नहीं मिलता है। पेपर पे आपको लिखने दे तो पेंसिल से लिख सकिएगा, नहीं तो वो भी पता नहीं करने दे रहे हैं, पेपर पे ही करते थे। और लास्ट के रफ वर्क लिखा है तो करना तो पड़ेगा ही ना। एक बार फ्रेम करेंगे ना तो देखना हर बार नहीं पड़ता, आपको सिर्फ डायमेंशन डेटा देखने। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग, सभी को ठीक है बेस्ट ऑफ लक, और कोशिश करिए कि आप लोग टॉपर्स की श्रेणी में रहें सभी लोग, है ना। जिसको भी ये चीज़ें नहीं वीडियो मिली है उसको मैं शेयर कर देता हूँ। बाद आप सभी का, कि लोग जो है प्राप्त करें, अच्छे जो है उसको बनाए रखिए, मेंटेन। अब और सर एक पॉसिबल हो सब मैम से भी एक आधा घंटे की क्लास के लिए रिक्वेस्ट। वो तो हम लेंगी मैम का ही। पूजा, क्लास है ना आपकी? क्लास है उनकी आज है कल है? लोग निकल रहे हैं ना ठीक 9 बजे का। हाँ तो 9 बजे बोल देते हैं, ये कर लेंगे आप। कल भी रहोगे ना? ठीक है, थैंक यू सर। इनकी क्लास थी तो ये जी बोल सर। इम्पोर्टेंट के लिए कल आज ही ले लीजिए, कल क्लास में। नहीं, एक बार सबको बुला लीजिए लोगों, जो लोग भी लेट ज्वाइन किए ना परेशान ना हो, ये रिकॉर्डेड है, हम दे देंगे। और भी जो लोग भी बाद में ज्वाइन किए हैं, क्लास पूरी रिकॉर्डेड है, ठीक है। क्लास ओवर हो चुकी है। थैंक यू सर।